हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 4 में स्वागत है। हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 तक डिस्कस किया था। वो सारे जो लेक्चर्स है, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आपने वो लेक्चर्स देखे नहीं होंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज़ वो लेक्चर्स पहले देख लीजिएगा एंड इसके बाद ही ये लेक्चर आप देखोगे। क्योंकि ये जो टॉपिक है एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक आपको तब समझेगा जब आपको एसेट्स का मतलब पता चलेगा, लाइबिलिटीज का मतलब पता चलेगा। और एसेट्स का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस की थी। आपको अगर बेस ही नहीं होगा तो उस केस में आपको ये आगे के जो लेक्चर्स है वो आगे के लेक्चर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। यस। हमारा जो आज का टॉपिक है, सबसे पहला एक्सपेंडिचर वाला, ऑलरेडी हमने बेसिक इसका डिस्कशन कर लिया था। बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें थी, जैसे कि फिक्स असेट्स का मतलब क्या होता है, फिर उसका करंट असेट्स का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी था, इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ये चीज़ें डिस्कस की थी। यस। एक्सपेंडिचर से हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। एक्सपेंडिचर मीन्स एन अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द बिजनेस। क्या बोला है कि जो खर्चा बिजनेस ने किया है, अमाउंट स्पेंड का मतलब होता है जो बिजनेस ने खर्चा किया है या जो पेमेंट किया है बिजनेस ने। क्यों सर? क्योंकि कुछ तो कंसिडरेशन मिला है बिजनेस को, उसके बदले जो पेमेंट किया है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सबसे पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड टू अक्वायर फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स अक्वायर करने के लिए जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिक्स असेट्स का मतलब जो है, फिक्स असेट्स का मतलब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल में। और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स, इट गिव्स बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बराबर, हमारे बिजनेस को फिक्स असेट्स का जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेनिफिट हमको नहीं मिलता जनरली। एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग मतलब इट इज द नॉट रिपीटेड एक्सपेंडिचर। हम क्या डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे एसेट परचेस नहीं करते सर। हमने एक बार एसेट परचेस की तो वो एसेट हम बिजनेस में यूज करेंगे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक है। यस। एग्जाम्पल, परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर एक्सेट्रा। उसके बाद देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस विच एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब शॉर्ट टर्म के लिए ये एक्सपेंडिचर हम करते हैं, हमारे बिजनेस को उसका कोई भी फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे आपने मशीनरी परचेस की अगर वड़ा पाव बनाने की, तो समझो आपने आज मशीनरी परचेस की तो वो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल चलेगी और आपको वड़ा पाव बना के देगी। बराबर, तो फ्यूचर में भी ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। प्रेजेंट में मशीनरी परचेस की, बट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, उसके नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, 3-4 साल तो 100% बेनिफिट होगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको फ्यूचर में बेनिफिट नहीं मिलता है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट आपको मिलता है, मतलब करंट ईयर के लिए उसका बेनिफिट सिर्फ आपको मिलेगा। इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपका कोई भी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे मैंने बताया आपको, वड़ा पाव की मशीनरी आपने परचेस की है। वड़ा पाव की मशीनरी से आप क्या करोगे, वड़ा पाव मैन्युफैक्चर करोगे, वड़ा पाव प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन करोगे वड़ा पाव का और वो मार्केट में बेचोगे, उससे आपको पैसा मिलेगा। बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कोई भी बढ़ती नहीं। इसका मतलब क्या सर, कि जैसे आपका मशीनरी से मैन्युफैक्चरिंग करके पैसा जनरेट होगा, इससे कोई भी पैसा जनरेट नहीं होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करके। सर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? जो डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं हमारे बिजनेस के, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल, आपने रेंट पे किया, आपका जो शॉप था उसका रेंट पे किया आपने, मंथली बेसिस पे आप रेंट पे करते हो। बराबर, सैलरी पे किया, जो आपके पास एम्प्लॉयज काम करने के लिए है उनको सैलरी पे किया, जो आपके पास वेजेस पे काम कर रहे लोग उनको वेजेस का पेमेंट किया, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं आपको वन लाइनर में समझाऊं तो आप क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जिस एक्सपेंडिचर का हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर जिसका हमको हमारे बिजनेस में शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। यस। इसके बाद आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि ये जनरली तो रेवेन्यू नेचर का होता है एक्सपेंडिचर। मतलब क्या, कि छोटा खर्चा होता है बट उसका जो बेनिफिट है ना, वो विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट नहीं होता है।
क्या बोला है सर, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बराबर। ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, बट इसका जो बेनिफिट है वो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर या विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट नहीं होता, मतलब 1 साल से ज्यादा उसका बेनिफिट हमारे बिजनेस को मिलता है। सच एक्सपेंडिचर इज राइट ऑफ ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंडिचर हम बुक करते हैं ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। 5 साल के लिए अगर हमने समझो कोई एक्सपेंडिचर किया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो हम क्या करेंगे, 5 साल में उस एक्सपेंडिचर को डिवाइड करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करेंगे। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे। सच राइट ऑफ अमाउंट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो मैंने जो आपको बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब आप समझिएगा, हमारे बिजनेस को जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो जब हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसके डेबिट साइड में खर्चे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में सारा इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं। अनरिटर्न जो अमाउंट है वो हम एसेट साइड में बैलेंस शीट के शो करेंगे। अब एसेट क्या होता है ये पता है, बट आपको बैलेंस शीट पता नहीं है। बट इतना ध्यान में रखो कि हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे जो कि अनरिटर्न अमाउंट है। अनरिटर्न अमाउंट का मतलब क्या होता है सर, अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया समझो 50,000 रुपीज़ और मेरे बिजनेस को बेनिफिट होगा 5 साल, तो मैं इस साल बुक करूंगा 50K डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, मतलब हर साल 10,000 का मैं एक्सपेंडिचर बुक करूंगा। सो 40,000 जो कि एक्सपेंडिचर बुक नहीं किया है वो हम एसेट साइड में पोस्ट कर देंगे। ये देखो, हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, हेवी लीगल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे मैंने आपको चार्ट दिया है, देखो सारा जो इसका एग्जाम्पल है ना, मतलब ये देखो बैड डेट्स का एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको, क्रेडिटर्स क्या होता है, डेटर्स क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। तो ये जो है ये आपको होमवर्क है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो डिस्कस की इसका एग्जाम्पल मैंने दिया है आपके लिए, बहुत बढ़िया सा चार्ट मैंने डिजाइन किया है। अभी डिस्काउंट को देखते हैं कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। ऑब्वियसली सर डिस्काउंट का मतलब आपको पता है कि डिस्काउंट का मतलब होता है कंसेशन या अलाउंस जो कि सेलर देता है परचेसर को, मतलब जो सेलर देता है अपने बायर को उसको क्या बोलता है, कंसेशन या अलाउंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स के जनरली 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सर हमारा ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है हमारा कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इट इज एन अलाउंस और कंसेशन गिवन ऑन द कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। सर कैटलॉग प्राइस का मतलब क्या होता है सर, समझा नहीं अपने को। कैटलॉग प्राइस मतलब कुछ नहीं भाई, एमआरपी पे जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल ऑफ गुड्स। ये जो डिस्काउंट अपने को मिलता है ये कब मिलता है, जब हम गुड्स परचेस करते हैं या जब हम गुड्स सेल करते हैं। अगर हम गुड्स परचेस करेंगे तो हमको डिस्काउंट मिलेगा, अगर हम गुड्स को बेचेंगे तो हम डिस्काउंट देंगे। ठीक है, value of goods purchased or sold recorded is net value payable, that is after deduction of amount of trade discount allowed। मतलब क्या, समझो हमने गुड्स परचेस किए, समझो मैंने एक किसान का जो हमारा आता है किसान का क्या बोलते हैं यार इसको, सॉस, ठीक है, केचप, तो ये परचेस किया है 15 रुपीज़ का। अगर मैंने उसने जो मेरा बाय सेलर है, सेलर ने मेरे को क्या बोला, सर हमारे यहाँ पे ऑफर चल रही है, आपने अगर 10 किसान के केचप लिए 15 वाले तो आपको 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हुआ मेरा ट्रेड डिस्काउंट जो कि मेरे को एमआरपी पे मिल रहा है। 15 रुपीज़ एमआरपी थी, 1 रुपये का डिस्काउंट मिला, मतलब मेरे को 14 रुपीज़ पर पैक पे करना होगा। इफ गुड्स ऑफ 1000 आर सोल्ड एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, देखो 1000 रुपीज़ के गुड्स है, अगर हमको बेचे या हमने बेचे 5% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 1000 का 5% कितना होता है सर, 5/100। ये 2 जीरो डिनोमिनेटर के कट कर दो, न्यूमरेटर के 2 जीरो कट कर दो, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट अपने को मिलेगा। द वैल्यू ऑफ गुड्स दैट विल बी रिकॉर्डेड विल बी 950 बोथ बाय द परचेसर एंड सेलर एंड नॉट 1000। मतलब हम जो हमारे अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड करेंगे वो 950 रुपीज़ सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट देने का बाद। मतलब हम अगर सेलर है हम डिस्काउंट देंगे तो हम 950 हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हम बायर है तो उस केस में भी हम 950 रुपीज़ हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट जो कि एमआरपी पे दिया जाता है। उसके बाद कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मीन्स अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट जो कि ड्यू थी एट द टाइम ऑफ
रिसिट। इट इज़ द कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। ये जो हमको कंसेशन मिलता है क्यों सर, क्योंकि वो जो बायर है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करेगा इसलिए हम देते हैं ये डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम कैलकुलेट करेंगे ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद, मतलब माइनस करने के बाद। अभी सर आप बोलोगे सर हमको ये समझाना है यार, एक एग्जांपल दो बढ़िया सा। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल है ये आपके लिए होमवर्क है सर। ये एग्जांपल में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं एक दूसरा बढ़िया से आपको एक एग्जांपल देता हूँ क्लियरिटी के लिए, ठीक है। यस, तो आप समझिएगा। फॉर एग्जांपल यस, ये जो है ये मेरी एक कंपनी है, ठीक है, समझो ABC एंड कंपनी, ठीक है। ABC एंड कंपनी है, मेरी कंपनी है। मेरे पास एक बंदा आया जिसका नाम था मिस्टर ए, ठीक है। मेरे किसकी कंपनी है सर, मैं क्या बनाता हूँ, समझो मैं बनाता हूँ शूज़। मेरे पास जो है ना फ्रेंचाइज है, किसका, आदिदास, ठीक है। या रेड टेप का ले लो, अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है ना इसका। सर रेड टेप का मेरा शॉप है समझो, ठीक है। शूज़ का बहुत बड़ा ब्रांड है, आपको पता होगा रेड टेप। ये बंदा मिस्टर है मेरे पास आया, उसको शूज़ परचेस करना था। वो बोला कि ये शूज़ कितने का है, एक पर्टिकुलर उसने शूज़ सिलेक्ट किया। मैंने बोला सर सिर्फ 5000 रुपीज़ का ये शूज़ है, ठीक है। बट आपने अगर परचेस किया तो अभी हमारे शॉप में एक ऑफर चल रही है कि आपको MRP पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो मतलब इसका 10% डिस्काउंट अगर आपने कैलकुलेट किया तो वो आता है 500 रुपये। तो मतलब उस बंदे को कितने देने पड़ेंगे सर, 4500 रुपीज़ उसको देने पड़ेंगे। वो क्या बोला, सर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूँगा, आपको इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देता हूँ। वो मेरे को बोला सर मेरे पास अभी तो इतने पैसे नहीं है, मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देता हूँ, 7 महीने में पूरा जो मेरा अमाउंट ड्यू है वो क्लियर करूँगा, ठीक है। तो अगर 7 महीने में वो देगा अमाउंट, ठीक है। तो वो क्या मैंने उसको बोला ठीक है, अगर तो 7 महीने में देगा ना तो तेरे को 4500 का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, डिस्काउंट के बाद। ये जो डिस्काउंट है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट। जो कि हमने MRP पे दिया है, MRP पे जो डिस्काउंट देते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आता है आपका, ठीक है, तो ये आपको पे करना होगा कितना सर, 4500, अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे किया। बट मैंने एक उसको दूसरा ऑफर दिया, मैंने बोला देख भाई, अगर तूने आज के आज पेमेंट किया मेरे को, क्या बोला मैंने, आज के आज भाई तूने मेरे को पेमेंट किया तो उस केस में मैं तुझे एडिशनल 500 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा मैं, कैश डिस्काउंट एडिशनल दूंगा। तो मतलब तेरे को आज अगर पेमेंट किया तूने तो 4000 रुपीज़ सिर्फ तेरे को पे करने होंगे। इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अभी देखते हैं कैश डिस्काउंट पे आओ, और कैश डिस्काउंट में क्या लिखा था वो पढ़ो। कंसेशन गिवन फॉर एनकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, बराबर। मेरा मेरा क्या विश था कि उस बंदे ने आज के आज ही पैसा मेरे पास आना चाहिए, उसने आज के आज पेमेंट करना चाहिए। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट एनकरेज करने के लिए जो मैं डिस्काउंट देता हूँ उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और वो कब देते, अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसीट। 4500 उसको पैसे पे करने थे, बट मैंने उसको बोला भाई 500 रुपये और डिस्काउंट दूंगा अगर तू आज पैसे मेरे को देगा। यस, आई होप सो बच्चा कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। एग्जाम्पल्स भाई मैं नहीं करवाऊंगा, आपके लिए बहुत समरी में सारा जो कंटेंट है ये प्रोवाइड किया है मैंने। उसके बाद सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ पर्सन्स असेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटीज, अगर पर्सन्स के असेट्स जो है वो उसके लाइबिलिटीज से ज़्यादा है, या उसके लाइबिलिटीज एंड असेट्स सेम है, इक्वल टू हिज लाइबिलिटीज, मतलब असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज है, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट पर्सन्स। समझो मेरे बिजनेस में एसेट्स है 10 लाख रुपीज़ के। एसेट्स का मतलब क्या होता है, कल के लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, बराबर। एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड बाय द बिजनेस, ओनरशिप है हमारे पास, मतलब हम ओनर है। तो 10 लाख के हम ओनर है समझो, और हमको जो पैसे पे करने हैं बाहर वालों को, जो हमारी लाइबिलिटी है वो 8 लाख रुपीज़ है। इसका मतलब क्या, एसेट्स 10 लाख के थे, 8 लाख रुपए मेरे को बाहर को दे, तो ये 8 लाख रुपए का पेमेंट करने के बाद मेरे पास 2 लाख तो बचेंगे, मतलब मैं सॉल्वेंट पर्सन हूँ, बराबर। आउटसाइड लाइबिलिटी पे करने के बाद मेरे पास अगर पैसा बच रहा है तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट
person. Solvent person is a financially sound and is in position to pay off all his debt. Obviously ये बंदा पोजीशन में था क्या डेट पे करने की? यस सर, क्योंकि 10 लाख रुपीस के एसेट्स थे, 8 लाख रुपीस के लाइबिलिटीज थे, तो 10 लाख में से हमने अगर 8 लाख भी दे दिए तो हमारे पास 2 लाख तो बचेंगे बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए. एग्जाम्पल देखिएगा, पर्सन्स टोटल असेट्स हैव बीन कैलकुलेटेड टू 50 लाख रुपीज एंड टोटल डेट 30 लाख. सिंस हिज पोजीशन इज साउंड ही इज एबल टू पे ऑफ हिज डेट्स. क्यों सर? 50 lakhs assets, 30 lakhs liabilities. Assets are more than liabilities. Insolvent मतलब उल्टा, liabilities are more than assets. इसको हम बोलते हैं insolvent person. ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये होमवर्क है आपके लिए, ये आप घर पे करो. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है बढ़िया सा, ये देखो सर, एकदम बढ़िया सा एग्जाम्पल आपके लिए डिजाइन किया था मैंने कल. ठीक है यार, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा. और आपके जो कमेंट्स है ना, वो कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको और कैसे लेक्चर्स चाहिए, ऐसे ही एंटरटेनिंग लेक्चर्स चाहिए या बहुत एकदम सिंसियरली पढ़ा हुए. क्योंकि आपको पता है कि मेरे को भाई सिंसियरली पढ़ाना तो नहीं आता है, बराबर. मेरे को ऐसे एग्जाम्पल्स देने में बहुत मज़ा आता है. तो सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? देखो, समझो ABC नाम का एक बिजनेस है. ठीक है, ABC नाम का एक बिजनेस है. मिस्टर वाई जो है, मिस्टर वाई उस बिजनेस का ओनर है. उसके बिजनेस में जो एसेट्स है 50 lakhs के, लाइबिलिटीज 20 lakhs के, तो एसेट्स जो है वो ज़्यादा है, लाइबिलिटीज कम है, तो इसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट पर्सन. एंड इंसॉल्वेंट मतलब क्या? ABC जो बिजनेस है, ये मिस्टर वाई इस बिजनेस का ओनर है, उसके बिजनेस के पास 50 lakhs के एसेट्स है बट लाइबिलिटीज 60 lakhs के है. मतलब क्या सर? 50 लाख के एसेट्स है, ओनर 50 लाख का हो, बट बाहर के लोगों को मेरे को पैसा देना है 60 lakhs, तो 10 लाख कहाँ से लाऊं? अगर 10 लाख में नहीं ला सकता तो उसको हम बोलेंगे इंसॉल्वेंट पर्सन. बाहर की लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज पे करने के बाद मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचेगा, बराबर. 60 लाख तो देने भैया, मेरे पास तो 50 लाख ही है, मतलब 10 लाख तो मेरे को किससे तो उधार लेने पड़ेंगे और उसको पैसे चुकाने पड़ेंगे. ठीक है, तो सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का मतलब आई होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी सर. उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है. इट इज़ अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. 12 मंथ्स का ये अकाउंटिंग ईयर होता है. फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन, जो 12 मंथ्स के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर. तो अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है सर? ये जो स्किप लिखा है इसको पूरा स्किप कर दो, फालतू का पढ़ो मत. मैं आपको बताता हूँ. 1 अप्रैल, अप्रैल 1 से चालू होता है अकाउंटिंग ईयर और ख़त्म होता है 31 मार्च को. ठीक है, इतना ध्यान में रखो आप. अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है सर? हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है. यस. उसके बाद ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है कि जिस बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. क्या बोलते हैं सर? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. जिस बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे घर के पास जो पानी पूरी वाले का ठेला है, ठेला जो लगाता है पानी पूरी वाला, वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं? उसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है या नहीं सर? बताइएगा. ऑब्वियसली पैसा कमाने के लिए तो वो पानी पूरी बेचता है ना. आपके यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है या नहीं? ऑब्वियसली सर पैसा कमाना होता है. आपके पास जो मॉल है उनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है या नहीं? ऑब्वियसली सर पैसा कमाना होता है. आपके यहाँ पे जो थिएटर है उनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है या नहीं? ऑब्वियसली सर पैसा कमाना सबका ऑब्जेक्टिव होता है. जिनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है उन सब ऑर्गेनाइजेशंस को हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जिनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, नॉट एस्टेब्लिश्ड फॉर मेकिंग प्रॉफिट. पैसा कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है सर. क्यों? हमको समाज सेवा करना है. ठीक है, बट फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी. देखो, समाज सेवा करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, पैसा कमाना इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है. जो लोग ट्रस्ट बनाते हैं, जो हॉस्पिटल्स बनाते हैं, जो स्कूल्स बनाते हैं, बराबर, बोलने के लिए ये बोलते हैं सर ये हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, बट अंदर की चीज़ें तो सबको पता होती है, बराबर. अभी यहाँ इस लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे, आगे जाके देखेंगे क्या होता है क्या नहीं. 12th में आपको NPO का पूरा टॉपिक है, पूरा डिटेल में इसका हम अकाउंटिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा. यस. तो एग्जाम्पल देखो क्या है. स्पोर्ट्स क्लब हुआ आपका, चैरिटी हो गया, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब वगैरह, ये सब आता है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. यहाँ पे मैंने बढ़िया सा एग्जाम्पल आपके लिए ये देखो बनाया था. ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे प्यारे प्यारे जेठालाल है, ये किसके मालक है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. उनका मोबाइल का रिटेल शॉप है.
ये मोबाइल बेचकर पैसा कमाते हैं, बराबर। समाज सेवा करते हैं क्या? नहीं। तो ये हमारा हुआ ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना या प्रॉफिट कमाना। नॉन ट्रेडिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या? समझो ये गवर्नमेंट का स्कूल है। अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट का स्कूल हमसे फीस लेता है मैक्स टू मैक्स 5000 पर ईयर का फीस होता है, मैक्स टू मैक्स। मैं भी एक गवर्नमेंट का स्टूडेंट था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ मैं बचपन से ऑब्वियसली। तो मेरा जो फीस था 1000 रुपीज सिर्फ मेरा फीस था। ये गवर्नमेंट स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है क्या? नहीं सर, मेन तो सोशल सर्विस मतलब क्या कि बच्चों का भला करना है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यस सर, हमको अच्छे से समझ आया। उसके बाद हम देखते हैं कि गुडविल। सर गुडविल जो चीज़ है ना, ये हम बिजनेस के हर बिजनेस में बहुत मैटर करती है। गुडविल मतलब जिसको हम बोलते हैं ना भाई इस बिजनेस का क्या ऑरा है, आपके अगर जेंजी के लैंग्वेज में बोलूँ मैं, ऑरा क्या है उस बिजनेस का, बराबर। आज जो हम रतन टाटा का नाम लेते हैं, बराबर, रतन टाटा सर जो है हमारे, अभी तो नहीं है इस दुनिया में बहुत, बट इंडियंस को रतन टाटा सर की बहुत रिस्पेक्ट है। क्यों है आपको पता है कि हम जब टाटा बोलते हैं तो टाटा इज इक्वल टू ट्रस्ट बोलते हैं। तो ट्रस्ट का मतलब क्या सर? रतन टाटा ने आज तक जितने भी बिजनेस किए वो सिर्फ एथिकली बिजनेस किए, बराबर। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता था सर कि जो मैं पैसा कमाऊंगा उसमें से 70 to 80% में सोसाइटी के भले के लिए पैसा कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा, बराबर। और जो प्रोडक्ट सर्विसेज आज तक टाटा सर ने डिलीवर किए, जो भी बिजनेस किया वो बहुत एथिकली बिजनेस किया। कोई भी अपने फायदे के लिए रतन टाटा सर ने कभी भी बिजनेस नहीं किया। मैं भी एक रतन टाटा सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, और मैंने बहुत रिसर्च किया है टाटास का, ठीक है। यस, तो गुडविल का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। इंटेंजिबल मतलब क्या होता है कि ऐसी चीजें जो हम दिख नहीं, जो हमको दिख नहीं सकते, विच कैन नॉट बी सीन, बराबर, जो हमको दिख नहीं सकते, ऐसी चीजें बिजनेस की, बट जो कंट्रीब्यूट करती है टू इट्स सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर अ नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर इसका मतलब क्या होता है? नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? समझो, मेरे गांव में 4 वड़ा पाव के शॉप है, ठीक है, 4 वड़ा पाव के शॉप है। शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, शॉप नंबर 4। इसको भी 10 लाख मिलता है, इसको मंथली 10 लाख मिलता है, 10 लाख मिलता है। ये हुआ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10 लाख का प्रॉफिट होता है। बट ये जो शॉप नंबर 4 है ना, इसको भाई 50 लाख का प्रॉफिट होता है, बराबर। तो मतलब क्या? इसकी सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी है ओवर नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इनको तो 10 लाख को तीनों को मिल रहा है भैया, बट इसने क्या ऐसा किया कि इसको 50 लाख मिल रहा है। तो इसको हम बोलेंगे, इसका बिजनेस का है गुडविल, एग्रीगेट ऑफ इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द बिजनेस, की जिसके वजह से सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी है उस बिजनेस की, बराबर। तो ये जो सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी है, ये सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिनके वजह से ये गुडविल क्रिएट होता है, ये भी आपको दिया है। फेवरेबल लोकेशन है। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपका बहुत पॉश जगह पे लोकेशन है, बराबर, तो उस केस में जहाँ पे बहुत भीड़ है उस केस में बिजनेस अच्छा चलेगा आपका, बराबर, बहुत सारे लोग आएंगे। स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय आपके पास अगर स्किल्ड एम्प्लॉय है, स्किल वर्कफोर्स है आपके पास, तो आपका बिजनेस 100% अच्छा जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, बिजनेस ग्रो होगा। स्किल्ड वर्कफोर्स जो है ना सर, वो बिजनेस के लिए बहुत मैटर करता है। आपका एम्प्लॉयज बहुत अगर आलसी है, काम ही नहीं करते, तो साला बिजनेस डूब ही जाएगा ना। उसके बाद मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट कैसा है बिजनेस का? मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत क्या बोलते हैं उसको कि एक टैलेंटेड और मैनेजमेंट चाहिए हमारे बिजनेस को। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बराबर, तो प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को भी लगना चाहिए भैया इस शॉप में जाऊंगा ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये जो रेस्टोरेंट है ना मेरे को बहुत पसंद है यार, जाऊंगा तो इसी रेस्टोरेंट में जाऊंगा, बराबर। अभी एक बात बताता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी आपका ओपिनियन शायद मेरे से डिफर करेगा, बट अगर पिज़्ज़ा का हम एग्जांपल लें, पिज़्ज़ा, ठीक है सर, पिज़्ज़ा का अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे मन में सबसे पहले दो जो कंपनीज है वो सामने आती है, दो ऑर्गेनाइजेशंस में, पिज़्ज़ा के स्टोर्स, पिज़्ज़ा का शॉप, कुछ भी बोलो, डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट, बराबर। बट डोमिनोज के केस में सर मेरे को टेस्ट बहुत बढ़िया लगा, उनका टेस्ट भी अच्छा लगा। उसके बाद डोमिनोज जो है, डोमिनोज का जो सर्विस है, सर्विस भी बहुत अच्छा लगा। और इनके जो स्टोर्स होते हैं वो स्टोर्स बहुत पॉश होते हैं, इनकी सर्विस बहुत फास्ट होती है। बट पिज़्ज़ा हट का जो था ना, मेरे को थोड़ा सा सर इशू लगा, मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे जो पिज़्ज़ा हट का शॉप था ना, तो जब मैं खाने गया, मैं 2-3 बार पिज़्ज़ा हट में खाने गया था,
तो उस केस में उनका जो टेबल था ना, वो टेबल साफ ही नहीं करते थे सर, तो वहाँ पे ही लाके देते थे अपने को, और ऐसे जो गंदा टेबल है उस पर अगर खाएंगे हम तो कैसा लगेगा, बराबर। तो डोमिनोज का मेरे को सर्विस भी बहुत अच्छा लगा। आपको भी अभी जो लोग पिज्ज़ा ऑर्डर करते होंगे 70% डोमिनोज से ऑर्डर करते हैं, बराबर। तो हम डोमिनोज क्यों प्रेफर करते हैं सर, कि पिज़्ज़ा इज इक्वल टू डोमिनोज, हमारे मन में ऐसा क्यों आता है, क्योंकि इनका ब्रांड है, गुडविल है मार्केट में, बराबर। यस, सो गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। इसको भी हम पैसे के टर्म्स में डिफाइन करते हैं गुडविल को। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल मतलब क्या, कि जो एसेट हमको दिख नहीं सकती, जिसको हम टच नहीं कर सकते। यस, ये तो हुआ हमारा गुडविल। अभी हम देखेंगे प्रॉफिट। भैया प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो है आपके प्रोडक्ट की वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, बराबर, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, ऑब्वियसली। एग्जाम्पल जो है होमवर्क है आपके लिए। प्रॉफिट का मतलब भी भैया आपको अगर समझाना पड़ेगा तो आपकी लेवल समझ जाओ खुद ही, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार, मन पे मत लो, समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। लॉस, व्हेन कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन सेलिंग प्राइस, इसको हम बोलते हैं लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट की ज़्यादा है आपके सेलिंग प्राइस से, तो उसको हम बोलते हैं लॉस। इसका भी बढ़िया सा आपको एग्जांपल देता हूँ, समझो। मेरा बिजनेस है, क्या नाम है, ये तो आपको पता है सर, मैं बेचता हूँ वड़ा पाव, ठीक है। अभी मैं बेचता हूँ, मेरे को जो वड़ा पाव बनाने का कॉस्ट आता है ना, 8 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस। वड़ा पाव बेचता हूँ मैं 10 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, बराबर। तो इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट, कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 2 रुपए जो बीच में बचा वो हमारा प्रॉफिट है। बट वड़ा पाव बनता है सर मेरा 10 रुपए में, कॉस्ट मेरी 10 रुपए, मैं बेचता हूँ वड़ा पाव 8 रुपए में, ठीक है। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या कम है इस केस में, सर सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो 2 रुपए का मेरा घाटा है, बराबर। ये क्या है सर, मेरा 2 रुपए का घाटा। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा एक गाना था, आपको अगर याद आता होगा तो, ठीक है। इसके बाद इनकम, इनकम का मतलब क्या होता है सर, इट इज अ रेवेन्यू अराइजिंग एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में जो जो ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके वजह से जो पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं इनकम। इट इज द अमाउंट रिसीवेबल और अमाउंट रियलाइज्ड मतलब रिसीव्ड फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट डिविडेंड कमीशन। सर डिविडेंड का मतलब क्या होता है, सर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सर कमीशन का मतलब क्या होता है, आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप जब किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करते हो तो उस केस में जो रिटर्न मिलता है उन शेयर्स पे उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। अगर आपने किसी डिबेंचर्स में पैसा लगाया, अभी शेयर्स जैसे होते हैं ना वैसे डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर्स मतलब एक लोन के फॉर्म में होता है, कि शेयर्स का पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलता, बराबर, आपको बेचने पड़ते हैं शेयर्स मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, और उसके बाद आपको पैसा मिलता है। बट डिबेंचर्स का एक क्या होता है, एक फिक्स टर्म होता है, उस फिक्स टर्म के बाद कंपनी आपको डिबेंचर का पैसा वापस करती है, तो उस पर जो रिटर्न मिलता है डिबेंचर्स पे उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, इतना ध्यान में रखो। तो इससे जो पैसा मिल रहा है बिजनेस को उसको हम बोलते हैं इनकम। इनकम इंक्लूड्स सारा आता है, जो हमारा बिजनेस है उसका पैसा, एंड जो हमने इन्वेस्टमेंट्स किया था, अगर मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी उस पर मेरे को जो पैसा आ रहा है उसको बोलते हैं हम रेंट, तो रेंट का हमारा रेंट का इनकम हुआ, इंटरेस्ट हुआ, डिविडेंड, ये सारा जो इनकम है उसको हम क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। और रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम दैट अ बिजनेस हैज फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब क्या सर, मेरी बिजनेस एक्टिविटी क्या है सर, मेरी बिजनेस एक्टिविटी है वड़ा पाव बनाना, तो वड़ा पाव बेच के मेरे को जो पैसा मिलता है उसको हम रेवेन्यू बोलेंगे। और इनकम में सारी चीजें आती है, मतलब जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स किए थे शेयर्स में, डिबेंचर्स में, रियल एस्टेट में, उससे भी जो पैसा मेरे को मिल रहा है उसको हम इनकम में काउंट करेंगे। बट रेवेन्यू में सिर्फ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पैसा ही हम काउंट करेंगे। अभी टाइप्स ऑफ असेट्स, एसेट्स कल के लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। नेटवर्थ, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर के डिस्कशन का, नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी। नेटवर्थ मीन्स अमाउंट और फंड्स प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। क्या बोला है सर, नेटवर्थ या ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या, जो कि पैसा, अमाउंट मतलब फंड्स या पैसा
जो हमारे प्रोपराइटर ने दिया है बिजनेस में। प्रोपराइटर मतलब क्या, जो बिजनेस का ओनर है, बराबर, इसको हम बोलते हैं प्रोपराइटर। आपका अगर किराना शॉप है तो आप बिजनेस के हुए प्रोपराइटर, बराबर। पार्टनरशिप में दो लोग होते हैं, प्रोपराइटर मतलब सिंगल पर्सन जो कि पूरा बिजनेस मैनेज करता है, यस, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एज वेल एज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। देखो, बिजनेस का जो कैपिटल है, बिजनेस का कैपिटल निकालने का और एक फॉर्मूला है, अभी यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में। लेक्चर नंबर 2 में, सॉरी लेक्चर नंबर 2 नहीं, चैप्टर नंबर 2 में ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरा। एसेट्स जो है ना, एसेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज, सॉरी ऐसा मत, आप ध्यान में रखो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। सर समझा नहीं, समझो, 10 लाख के एसेट्स है, लाइबिलिटीज है 5 लाख का। 5 लाख तो लाइबिलिटी है सर हमारे बिजनेस की, 10 लाख के एसेट है, डिफरेंस जो है ना बीच में 5 लाख का, वो हुआ हमारा कैपिटल, ठीक है। तो अभी बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है ये सब हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। मैंने बताया बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कल के लेक्चर में डिस्कस किए थे हमने। ये देखो, नेटवर्थ इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल, तीनों का मीनिंग एक ही है। और ओनर्स इक्विटी या कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स में से आप माइनस कर दो लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स इक्विटी मतलब क्या, लायबिलिटीज उसको बोलते हैं, यस। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एक एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगा, बाकी के आपको होमवर्क करना है। कैपिटल जो है बिजनेस का वो 4 लाख है एंड क्रेडिटर से 2 लाख। तो सबसे पहले हमको बाइफर्केशन करना होगा। कैपिटल आपको दिया था, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है सर, क्रेडिटर्स हमारा बिजनेस का लायबिलिटी होता है। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में या लेक्चर नंबर 1 में आपके साथ डिस्कस किया था, आई थिंक सो लेक्चर नंबर 2 में। ये सारी जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है आपको पढ़ाए थे मैंने। तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, बराबर, जिनसे हमने गुड्स उधार पे लिए थे, पैसा देना बाकी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था सर, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो ये फॉर्मूला को हमको सिर्फ रीशफल करना है, ठीक है। कैपिटल कितना है सर, कैपिटल है 4 लैक्स, एसेट्स दिए कि हमको सर नहीं दिए, माइनस लायबिलिटी कितना है सर 2 लैक्स। इसको अभी रीशफल कैसे करेंगे हम, तो अभी हम एसेट्स को यहाँ पे लेके आएंगे, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी। सो एसेट्स इज इक्वल टू 4 लैक्स कैपिटल 2 लैक्स लायबिलिटी, सो एसेट्स इज इक्वल टू 2 लैक्स, दैट्स इट। आया क्या आपको समझ में? ये देखो कहाँ पे गया सर, कहाँ पे गया, अरे सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड। ये जो फॉर्मूला है हमारा कैपिटल, यहाँ तक आओ, ये जो था कहाँ पे थे सर, कैपिटल दिया है हमको, एसेट्स हमको फाइंड आउट करने, लाइबिलिटीज हमारे पास है, ठीक है। तो हम एसेट्स जो है, एसेट्स को क्या करेंगे सर, एसेट्स इज इक्वल टू, अभी लाइबिलिटी कहाँ पे है सर, लाइबिलिटी है यहाँ पे, इसको हम लेके जाएंगे इज इक्वल टू के इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो एसेट्स इज इक्वल टू 4 लैक्स क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, एसेट्स आए हमारे 6 लैक्स रुपीज, ठीक है। आपको समझा का क्या किया मैंने, ये लाइबिलिटी जो था ना इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे था, तो आपको मैथमेटिक्स का रूल पता होगा कि जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे इज इक्वल टू यहाँ पे, तो इसका जो साइन है ये चेंज होता है, तो ये माइनस है तो वहाँ पे जाके प्लस होगा, तो 4 लैक्स प्लस 2 लैक्स इज इक्वल टू 6 लैक्स, ठीक है। आसान था, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा सर अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी देखो ये मेरे पर्सनल नोट्स है, ठीक है, ये पर्सनल नोट्स में पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो उस केस में सिर्फ मैं आपको 400 रुपीज़ में पूरे जो अकाउंट्स के नोट्स है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया। कुरियर चार्जेस भी मेरे होंगे, सिर्फ आपको 400 रुपीज़ का पेमेंट करना है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मतलब मेरे फ़ोन नंबर पे, और आपको ये मिल जाएगा। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो पर्सनली, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी आपके साथ प्रोवाइड की है। उसमें मैं रेगुलर अपडेट्स भी देता हूँ और मेरे जो समरी नोट्स वगैरह होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा। एग्जाम्पल नंबर 2, टोटल एसेट्स दिए है 1,50,000, कैपिटल दिया है 1 लाख, आपको बोला है लाइबिलिटीज फाइंड आउट करो। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले बेसिक, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आपके पास क्या है सर, एसेट्स 1,50,000 के, लाइबिलिटीज नहीं है आपके पास, कैपिटल है आपके पास 1 लाख रुपीज का, ठीक है। तो अभी हमको लाइबिलिटी क्या करना है, ये जो कैपिटल है, कैपिटल प्लस में था, यहाँ पे हमको माइनस में लाना है, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे। तो लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1.5 लैक्स माइनस 1 लैक्स, तो लाइबिलिटी आया 50,000 रुपीज, ठीक है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर, व्हाट आई मीन टू से? ये देखो क्वेश्चन नंबर बी जो था हमारा, क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे डिस्कस किया है 50,000, 1,50,000 माइनस 1,00,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर सी आपको होमवर्क है। चलो अभी लास्ट जो था यार एक डिस्कस ही कर लेते हैं, उसमें कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नाम का है। ये जो हुआ ना, इसके बाद अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो नया टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अ लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर, ऐसी लायबिलिटी जो फ्यूचर में अराइज होंगी, बट डिपेंड किस पे करती है वो? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कुछ होने से इवेंट या कुछ ना होने पे इवेंट, कुछ इवेंट ना होने पे जो लायबिलिटी हमारी फ्यूचर में अराइज होंगी, फ्यूचर में आएगी, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अभी लायबिलिटी का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता है कि भैया हमारे बिजनेस के ऊपर कुछ तो बर्डन है, कुछ तो पैसा हमको देना है, बट ये कॉन्टिंजेंट है। कॉन्टिंजेंट मतलब क्या? ये फिक्स लायबिलिटी नहीं है हमारी, ये लायबिलिटी आ भी सकती है हमारे बिजनेस पे या ना भी आ सकती है, ये डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे, ठीक है? फ्यूचर पे डिपेंड करता है, फ्यूचर में जो रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। तो इसका हम बढ़िया से एग्जाम्पल लेते हैं सर। अभी ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा क्या है सर? ये मेरा बिजनेस है। ये एक बंदा है मिस्टर ए, इसने मेरे से 10 लाख के गुड्स क्रेडिट परचेस किए थे। ये मेरे बिजनेस का कौन हुआ सर? ये मेरे बिजनेस का हुआ डेटर, ये आपको पता है। ये मेरे को 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करने वाला था, 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करने वाला था, बट 2 मंथ्स हो गए, इसने मेरे को पेमेंट नहीं किया। मैंने उसको फ़ोन किया, उसको नोटिस भेजा, बट भाई का कुछ रिप्लाई ही नहीं। भाई अपना भाग गया था, मोबाइल स्विच ऑफ किया था, ब्लॉक किया था मेरे को, और कहीं तो भाग गया था क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे, बट मेरे को तो पैसे चाहिए थे। मैंने क्या किया? मैं गया कोर्ट, मैं क्या गया? कोर्ट गया। मैं बोला सर मेरे जो सॉरी एग्जाम्पल अपना थोड़ा सा गलत हुआ, एक्चुअली लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है। ये बिजनेस है, ठीक है? कभी कभी होता है बेटा गलत, ठीक है? मन पे मत लो। यस, तो ये हमारा बिजनेस है, हमने गुड्स परचेस किए थे, हमने गुड्स परचेस किए थे, ठीक है? क्रेडिट पे, मैंने गुड्स परचेस किए थे क्रेडिट पे, मतलब ये जो है, ये बंदा मिस्टर है, ये हमारे बिजनेस क्या क्या हुआ सर? क्रेडिटर हुआ, बराबर। जिससे हम गुड्स क्रेडिट पे परचेस करते हैं तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं किस नाम से? क्रेडिटर के नाम से। मतलब क्या कि मेरे को इस बंदे को 10 लाख रुपए का पेमेंट करना था 2 महीने के बाद, ठीक है? 2 महीने के बाद मुझे उस बंदे को 10 लाख रुपीज का पेमेंट करना था, ओके? तो अभी मैंने क्या किया सर? मैंने उसको 2 महीने के बाद 10 लाख रुपीज का पेमेंट जो है, 10 लाख रुपीज का पेमेंट मैंने उस बंदे को किया, ठीक है? मैंने उसको किया था, मेरे को याद था यार मैंने उसको पेमेंट किया है, बट ये भाई साहब बोल रहा था कि आपने सर पेमेंट ही नहीं किया, ठीक है? कौन से नशे में था आई डोंट नो, ये बोल रहा था कि पेमेंट ही नहीं किया। तो ये क्या किया? ये कोर्ट में गया, ये मिस्टर ए जो है ना, ये कोर्ट में गया और मेरे ऊपर केस किया, मेरे बिजनेस के ऊपर उसने केस किया, और कोर्ट में केस किया तो अभी मेरे को एक बात बताओ कि कोर्ट में केस चल रहा है तो 2 सिचुएशंस अराइज हो सकते हैं। एक तो मैं केस जीतूंगा, अगर मैं केस जीता तो उस भाई साहब को मेरे को 10 लाख रुपए का पेमेंट करना जरूरी नहीं, बट अगर मैं केस हार गया और ये मिस्टर ए जो मेरा क्रेडिटर है उसने अगर ये करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया कि इसने मेरे को 10 लाख रुपए का पेमेंट नहीं किया था, उस केस में मुझे 10 लाख रुपए का पेमेंट उसको करना होगा। तो मतलब क्या? मेरे ऊपर ये लाइबिलिटी है, बट ये फिक्स लाइबिलिटी है क्या सर? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन फ्यूचर इवेंट। अगर मैं केस जीता तो 10 लाख रुपए मेरे को नहीं देने पड़ेंगे, अगर मैं केस हारा तो 10 लाख रुपए मेरे को देने पड़ेंगे। यस, सो फाइनली हमने सारी जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज है बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। आई होप सो कि अच्छे से समझ आए होंगे आपको। कोई भी डाउट होगा बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे को मैसेज कीजिएगा या मेरे को कॉल भी आप
कर सकते हो 7 PM के बाद। डेली आपके साथ हूँ मैं, अवेलेबल हूँ मैं, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। फ्री लेक्चर से यूट्यूब पे सारा सिलेबस मैं फ्री में करवाऊंगा, आपको ऑलरेडी पता है। अगर आपके दोस्तों को पता नहीं होगा या किसी ने क्लास लगाया नहीं होगा अकाउंट्स का, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे मैं 100% सिलेबस सर करवाऊंगा। ये मेरा आज के आज आपको प्रॉमिस है, ठीक है। वैसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था, बट कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स हैं कि वो डायरेक्टली ये लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं ये बता रहा हूँ। यस, सो यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।